हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कल हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर जो है वो कवर कर लिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसमें हमने सब बेसिक जो था वो पढ़ लिया हुआ है। पूरी एनसीईआरटी भी आपके साथ साथ चल रही है। आज आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर ये मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसका जो एडवांस लेवल का है थोड़ा, वो भी मैंने इसमें कवर किया है। तो इन शॉर्ट आपको इस वीडियो में मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपका चैप्टर खत्म हो जाए, और जो थर्ड वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग एमसीक्यूज पार्ट पढ़ेंगे इसका। तो आई होप आपको वीडियो पहली पसंद आई होगी, उसी होप के साथ मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक किया था। ठीक है, ये है पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का क्या मतलब हो गया, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चाहे वो डिक्रीजिंग हो, चाहे वो इंक्रीजिंग हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो। ठीक है, लेकिन होगी क्या, मतलब लीनियर होगी। ऐसा नहीं है कि 1 सेकेंड, ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ ऐसे जाएगा या आपका ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा। कर्व कहीं नहीं होगा, आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, कैसे भी हो सकती है लेकिन होगी क्या, स्ट्रेट लाइन होगी। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ जब भी हमको ड्रॉ करना है, तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x+2y=6। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x को पहले डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करेंगे, तो उस पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y हमें मिलेंगी। तो वही हम लोग यहाँ पे ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो पहले क्या किया हमने, x=0 लिया तो पॉइंट क्या आ गया 3, जो हमने ये प्लॉट किया है। उसके बाद x=6 लिया तो y क्या आ गया 0, या y=0 लिया तो x क्या आ गया 6, तो y ये 0। ठीक है, और x6 क्या है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया ना। तो वैसे हमने कुछ पॉइंट्स लिए और हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, अब जो भी इस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इस स्ट्रेट लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी पॉइंट इस लाइन पे, इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सॉल्यूशन क्या होता है, कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू, ठीक है, एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी वो वैल्यू जो कि जब हम इक्वेशन में डालें तो LHS=RHS हो जाए, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट जो है अगर इस लाइन पे होगा, जो कि इस ग्राफ की लाइन है, ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन है, अगर इस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इस लाइन के बाहर कोई भी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि ये इस लाइन पे नहीं आ रहे। तो ये सारे पॉइंट इसका सोल्यूशन नहीं होंगे। सिर्फ इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो भी इस लाइन पे आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, 2 1 पॉइंट लिया है, मतलब x2 और y1। तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट के मतलब ये लाइन पे नहीं लाई कर रहा, तो मतलब इसका क्या है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हम लोग अब जैसा आपने देखा पिछले लेक्चर में भी कि एनसीईआरटी को साथ लेके चलेंगे। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, कोई इक्वेशन दे सकते हैं हमको और 4 ऑप्शन दे सकते हैं, वो बोलेंगे कि कौन सा इसमें से इसका ग्राफ नहीं है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हर एक ग्राफ में आपने देखना है कि पहले इस ग्राफ का पॉइंट क्या है, यहाँ पे x0 और y क्या है 3। आप लोग देख रहे हो x0 पे y कितना है 3, तो x0 हो गया y3 हो गया। इस पे हमने इसको इक्वेशन में पुट करके देखना है कि सेटिस्फाई करता है या नहीं। जब हम x0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 2 × 3। ठीक है, तो क्या हो गया 6 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये भी क्या, ये है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू है। वैसे अब ये पुट करोगे ये भी ट्रू आएगा, ये y6 है और x कितना है 0, सॉरी सॉरी इसमें y0 है और x कितना है 6 है। ठीक है, x कितना है 6 है और y कितना है 0 है। तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो x 6 करेंगे तो 6 = 6 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। वैसे जब हम 2 2 पॉइंट पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर 2 1 करेंगे मतलब x = 2 और y = 1 करेंगे तो वो 4 बनेगा, वो 6 नहीं बनेगा, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये इसका आंसर होगा कि कौन सा ग्राफ जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये आएगा उसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्राफ ऑफ x = 0 एंड y = 0 क्या होता है। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे हम, x = 0 मतलब हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ये x = 0 मतलब कोई भी अगर 0 0 पॉइंट है मतलब ओरिजिन। ठीक है, अब y = समथिंग। ठीक है, x 0 है और y कुछ है, तो कहाँ बढ़ोगे आप, इस तरफ जाओगे ऊपर की तरफ।
एक्स जीरो से ऊपर की तरफ जाओगे तो वाई इक्वल टू ए ये लाइन, वाई इक्वल टू बी ये लाइन, वाई इक्वल टू सी ये लाइन, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अगर एक्स इक्वल टू जीरो होगा मतलब उसका ग्राफ क्या बनेगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेम केस अगर हम y इक्वल टू ज़ीरो लेके चलें, ठीक है, y ज़ीरो मतलब हमें ये ओरिजिन पे ही है अभी, और x इक्वल टू ए, ठीक है, x इक्वल टू ए मतलब ये, x इक्वल टू बी मतलब ये, x इक्वल टू सी मतलब ये कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। जीरो मतलब ये, अब जीरो से x की तरफ बढ़ना है क्योंकि y तो जीरो ही है, ऊपर तो हमको जाना नहीं है, x की तरफ बढ़ना है, तो x इक्वल टू ए बढ़ेंगे तो मतलब इतना डिस्टेंस, ठीक है। तो वो लाइन क्या बनेगी, ऐसे बनेगी, x इक्वल टू सपोज ये 2 है, ये आगे 4 है तो ये लाइन बनेगी, आगे 6 है तो ये लाइन बनेगी। तो y इक्वल टू जीरो मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, y इक्वल टू जीरो मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, और x इक्वल टू जीरो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है और y इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर मतलब स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता है, m का मतलब होता है स्लोप, ठीक है। स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है, एक मैं साइन बता रहा हूँ आपको, ये होता है डेल्टा, ठीक है। आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, या फिर और चैप्टर पढ़ेंगे जब डिफरेंशिएशन वगैरह, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या होता है, चेंज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा चेंज। तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। मतलब वाई में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कितना चेंज हो रहा है। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास कुछ, ठीक है। अब सपोज हमने ये देखा कि x पहले यहाँ था, फिर x चेंज हो रहा है, इसके हिसाब से हमने देखा y पहले ये था, इस हिसाब से y ये था, ठीक है। तो y अब यहाँ पहुँच गया, ठीक है। x में कितना चेंज हो रहा है ये, और y में कितना चेंज हो रहा है ये चीज़ का, ठीक है। तो चेंज इन y ये हो गया, इसको बोलेंगे डेल्टा वाई, चेंज इन एक्स इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या बनेगा, स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। और सी जो होता है, सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट या फिर स्टार्टिंग वैल्यू, क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट या फिर स्टार्टिंग वैल्यू। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अगर सी इक्वल टू जीरो होगा मतलब वाई इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स, तो मतलब ये ओरिजिन से निकल रहा है ग्राफ, ठीक है, बिल्कुल जीरो जीरो से निकल रहा है। अगर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, तो मतलब ये ग्राफ वाई एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस पे काटेगा, मतलब ऊपर काटेगा। अगर ये यहाँ कुछ नेगेटिव हुआ तो मतलब ये नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको स्टार्टिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है वाई इंटरसेप्ट, और एम क्या होता है, स्लोप होता है। इसी के रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे अब थोड़ा सा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको दो इक्वेशनें दी होंगी, ठीक है, दो इक्वेशंस दी होंगी। आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, या फिर एक्स और वैल्यू की उन्होंने वाई दे रखी होगी, वो बोलेंगे कि इन चारों में से, चार ऑप्शन में से कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आ गया एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, फ्रॉम द ऑप्शंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये मैंने बता दिया आपको। दूसरा है डज इट हैव यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये जो है आपका थोड़ा सा कंसेप्ट ऊपर का आ जाता है, यहाँ तक आपकी एनसीईआरटी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। जो मैंने पीछे कवर किया आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। अब जो है थोड़ा सा हम ऊपर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल, थोड़ा एडवांस का पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आ गया, एक यूनिक सोल्यूशन, एक नो सोल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम लोग पहले पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं एक्स और वाई का कैसे वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मैथड यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूशन मैथड, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड भी इसको बोलते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, या सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम करते क्या है, दो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप देख रहे हो कि दोनों में x और y है, हम किसी एक इक्वेशन में से x या फिर y निकाल लेंगे, और वही x की या y की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है वो सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर की है, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी जो कि आ गई 4 माइनस 2y। ये x की वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में डाल दी, तो x की जगह मैंने क्या डाल दिया, 4 प्लस 2y प्लस 3y सेकंड इक्वेशन में पहले से था इक्वल टू 6। यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू चाहे आप पहली इक्वेशन में डालो चाहे आप दूसरी इक्वेशन में डालो, ठीक है। तो वहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 और 2 वैल्यू आ गई,
ठीक है, ये तो आ गया एक पार्ट कि अगर पूछा हो फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है, और या फिर ऑप्शंस दिया हो तो वहाँ से भी आप हर एक ऑप्शन को इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि किस में इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब आ गया कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का क्या चक्कर है, देखते हैं। पहले आएगा हमारा यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब बड़े सारे सोल्यूशन होंगे। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसका क्या सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। और जो टू वेरिएबल वाला होता है उसका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, कि हम कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसी इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, कैसे पता चलेगा, वो चलेगा स्लोप से। एम क्या है, स्लोप। जैसे हमने पीछे स्ट्रेट लाइन में देखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, एम स्लोप थी, वैसे ही एम यहाँ भी क्या है, हमारा स्लोप है। दो इक्वेशन ही होंगी, y इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस सी वन, दूसरी होगी y टू इक्वल टू एम टू एक्स टू प्लस सी टू होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि m1 अगर m2 के इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। मतलब यूनिक सोल्यूशन के लिए m1 m2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और नो सोल्यूशन के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अभी तक हमने इसकी बात नहीं की, ठीक है, अभी तक हमने जो c होता है उसकी बात नहीं की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ m1 और m2 की। नो सोल्यूशन के लिए ये सेम होने चाहिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की तरफ। जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए स्लोप भी सेम होनी चाहिए, और y इंटरसेप्ट मतलब c1 जो है वो भी c2 के बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है। अब हम एक एक करके हर एक की एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम चलते हैं यूनिक सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, मैंने बताया आपको कि उस जब स्लोप्स जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो पहले हमें इक्वेशन दी होंगी दो, ठीक है, और बोला होगा कि फाइंड करो कि इनका यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। हम इसको पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में दोनों इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2y यहाँ रहा, x को मैं उस तरफ ले गया तो माइनस एक्स प्लस फोर हो गया, फिर जो 2y मल्टीप्लाई में था तो 2 डिवाइड में चला गया, तो y इक्वल टू ये बन गया एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। यहाँ m क्या हो गया, माइनस वन बाई टू। दूसरा भी ऐसे कन्वर्ट किया तो m क्या बन गया, माइनस वन बाई थ्री। अब आपने देखा कि माइनस वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो इसका मतलब इसका क्या सोल्यूशन है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, जैसे इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो मतलब ये है कि इसका अगर ग्राफ हम लोग देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, एक ये है सपोज, एक ये है, ठीक है, तो कोई एक ही ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, कोई एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट कोई ऐसा होगा जो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा ऐसा, ऐसा नहीं है कि कभी कभार होता, आप ऐसे भी मान सकते हो कि आप सोचोगे, वन सेकेंड, आप अगर ऐसे बोलोगे कि सपोज ये ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन की इक्वेशन जो है ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो यूनिक सोल्यूशन में, एक तो ये पहले लीनियर का ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ये टेढ़ा हो गया यहाँ से, तो लीनियर में स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको मतलब उस हिसाब से देखो कि ये दो में कट कर रहा है, तो मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो यूनिक के लिए सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है। तो तब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। और उसके लिए कंडीशन क्या है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, दोनों लाइनों की स्लोप जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नो सोल्यूशन का, ठीक है। नो सोल्यूशन का उसके लिए क्या कंडीशन थी, जो स्लोप है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हमने पहले ही इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और मैंने स्लोप इक्वल लिया है, ये 3 और 3, ठीक है, m1 भी 3 है और m2 भी 3 है, तो मतलब स्लोप इक्वल है, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। ये तो हो गया रटने वाली बात। अब देखते हैं नो सोल्यूशन कैसे होगा। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये निकाला हमने, तो अब आप देख रहे हो y दोनों सेम है, अगर LHS दोनों इक्वेशनों की सेम है तो RHS भी सेम होगी, वही मैंने यहाँ किया, RHS सेम कर दी। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 3x अगर लेफ्ट साइड लेके तो 0 इक्वल टू 2 आया, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। 0 इक्वल टू 2 क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है मतलब दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, वो कहीं कट ही नहीं रही, वो किसी एक पॉइंट पे कट ही नहीं रही, तो इसीलिए उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा,
ठीक है। वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकते हैं, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी चल सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल है, वो कहीं कट नहीं रही, इसीलिए उसका नो सोल्यूशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की तरफ। ठीक है। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन जब हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा, एक तो उसके लिए स्लोप सेम होनी चाहिए, दूसरा वाई इंटरसेप्ट भी सेम होना चाहिए। तो एक चीज़ आप नोट करो, एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर स्लोप सेम होगी और वाई इंटरसेप्ट भी सेम हो गए, मतलब दोनों इक्वेशनें क्या होगी, सेम होगी। कैसे, सपोज वाई इक्वल टू m1x प्लस c1 है और दूसरी इक्वेशन है वाई इक्वल टू m2x प्लस c2 है। जब m1 इक्वल टू m2 हो गया, ठीक है, और c1 इक्वल टू c2 हो गया, तो ये इक्वेशन सेम नहीं होगी, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन नहीं होगी, एक ही इक्वेशन होगी ना। तो जब एक इक्वेशन होगी तो उसमें आप x की वैल्यू जितनी वैल्यू पुट करते जाओगे y की उतनी ही वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है। तो मतलब उसका इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने क्या किया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो m क्या है, 1, यहाँ पे 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हो आप। और ये इक्वेशन क्या है, अब अगर देखो ध्यान से, अगर हम 5 से डिवाइड करें मतलब हर जगह, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा y, ये x और ये 3 बन जाएगा। तो मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, इस इक्वेशन जैसी होगी। इसमें भी क्या है, स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट क्या है, सेम है। तो ये एक ही इक्वेशन बन गया था, इसको हम एक ही इक्वेशन लिख सकते हैं ना, दो क्यों लिखनी है। तो इस पर आप जितनी भी x की वैल्यूज पुट करते जाओगे, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, और उतनी ही वैल्यूज आपको y की मिलती जाएंगी। तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इसके होंगे। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये, अब अगर इसका ग्राफ देखें तो अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी, इसके ऊपर ही होगी। ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि इसके बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मतलब दूसरी लाइन भी इसी पे ही है, ये हर जगह कट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है मतलब दूसरी लाइन भी इसी के ही ऊपर है, सेम ही लाइन है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको बोल सकते हो। तो आगे हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं इसके हिसाब से जनरली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली किस तरह के, कि दो इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस दी हैं, तो उसको x और y निकालो, जैसे हमने पीछे देखा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। ठीक है। अब लेकिन जब तक हमें दूसरा मेथड नहीं मिलता है ना, तब तक हमें चैन नहीं आता। ठीक है। दूसरा मेथड हमको चाहिए, दूसरा मेथड मतलब शॉर्टकट। ठीक है। दूसरा मेथड ध्यान से देखना, दूसरे मेथड के लिए दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म पे ध्यान देना है। ठीक है, समझ रहे हो। दूसरे मेथड के लिए मतलब शॉर्टकट मेथड के लिए दूसरी इक्वेशन के दूसरे टर्म पे ध्यान देना है। दूसरे टर्म पे आ गए, उसके बाद हमको पेंडुलम की तरह झूलना है, बस दूसरे टर्म पे आके हमें पेंडुलम की तरह झूलना है। ठीक है। अब इसको, ये है क्या, ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है डायरेक्टली। ठीक है। ये शॉर्टकट क्या है, दो इक्वेशनें दी होंगी आपको, बिना सब्स्टिट्यूशन के, बिना एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके कैसे उसको सॉल्व करना है, ये उसका तरीका है। तो कैसे करेंगे, तरीका क्या है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इक्वेशन मैंने दी हुई है। मैंने क्या बोला कि दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, ये सिर्फ x प्लस 2y इक्वल टू 4 था, मैंने 1 इंटू एक्स लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे 1 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है। तो कैसे करेंगे, दूसरी टर्म की, दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म मतलब 3y के बाद आपको झूलना है ऐसे। ठीक है। पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है, जो x वाली टर्म है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब पहले आपको ये दो टर्म्स लेके चलनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट दो टर्म्स लेके चलनी है। ठीक है। तो पहले हम पहली दो टर्म्स लेते हैं, ये वाली, ये। ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ये ऐसे है ना, 1 2 1 और 3, तो 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया 3, माइनस, बीच में साइन किसका रहेगा, माइनस का, इंटू माइनस करके ये मल्टीप्लाई करना है ये वाली साइड, तो क्या होगी 2। ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आएगा, जो कि पहला वेरिएबल है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, यहाँ पे पहला वेरिएबल x है तो x आ गया। ठीक है, इक्वल टू, अब कौन सी लेनी है, अब ये दो वाली दो टर्म्स लेनी है आगे वाली। ठीक है। और उसके बाद टर्म ये 3y से स्टार्ट करना है, 3y से 4 तक गए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12। अब ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 12। तो क्या बना, आप देख सकते हो नीचे मैंने लिखा है 3 माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, मतलब x कितना आ गया 0। तो यही हमको पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी पड़ती, फिर वो सॉल्व करके हमारी x की वैल्यू आती। यहाँ हमने डायरेक्टली कर दिया, कैसे किया एक बार फिर देख लो, 1 3 6 ऐसे था, पहले इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 माइनस 2
ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू, ऐसे लिख रहा हूँ आगे थोड़ा सा, इक्वल टू इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 12 माइनस इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया दोबारा 12, तो x क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, शॉर्टकट मेथड, दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म पे जाना है, उसके बाद झूलना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे शॉर्टकट से करेंगे। ये इक्वेशंस हैं 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म पे आ गए, 3y से झूले गए 2 पे, क्या आ गया 6। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9। पहला वेरिएबल कौन सा है, x, तो इंटू एक्स आ गया। उसके बाद 3 से यहाँ 6 से कितना हो गया 18, 12 को यहाँ 1 से मतलब 12, तो 3 माइनस 3x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू -2 हो गया। अब आपका डाउट क्या होगा, ठीक है, आपका डाउट क्या होगा, सर ये क्वेश्चन तो हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, हम लोग देखते हैं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे 2 है, ये इक्वेशन हैं 2। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 3y और 3y सेम हो गए। ठीक है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहली को दूसरी से करो या दूसरी को पहली से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3y कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास दोबारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -2। तो आप लोगों को ये डाउट होगा क्या हम ऐसे भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपको एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए। तो आपका डाउट होगा सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, क्या पागल कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। चलिए आगे अच्छी तरह से समझते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे, मैंने ये बोला कि सपोज आपके पास ऐसी इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। ठीक है, इसमें करो 5 को 3 बनाओ, बना सकते हो, 3 को 5 बनाओ, बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं। 5 डिवाइड बाई 1.666 करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो फिर आपका पूरे एग्जाम में एक ही इक्वेशन होगा, उसी को लेके बैठे रहना। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस केस में, आपको क्या करना होता है कि आपको इनका जो कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, 5 और 3 का, तो उससे उसको आपको बनाना है, या तो x को बनाओ या फिर y को। अब इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, छोटा सबसे 15, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बन जाएगा, 15x। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x बन जाएगा। ठीक है, तो बने ये ऐसे आ जाएगा इक्वेशन। जब ये ऐसे आ गई, ये 15 15 सेम हो गए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट जाएंगे, कट के आपका y बचेगा, तो y का आंसर आपका आ जाएगा 21/16। ठीक है, अब y को इसी इक्वेशन में डालोगे या फिर इसी इक्वेशन में डालोगे, कितना लेंथी हो जाएगा ना लेंथी। तो चलो हम चलते हैं अपने शॉर्टकट पे, जो हम लोग करते हैं दूसरा मेथड, दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म पे। ठीक है, तो उससे कैसे करेंगे, आगे हम लोग दूसरी इक्वेशन की दूसरी टर्म पे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 को कितना आ गया 25, 3 से किया 3 को कितना आ गया -9, और फिर 5 से किया 8 को कितना आ गया 40, -9 से किया 3 को कितना आ गया 27, x आ गया 13/16। सर ये आप सिर्फ x की वैल्यू ही निकाल रहे हो, आप लोग हमें पागल बना रहे हो, y तो आप निकाल ही नहीं रहे, y कहाँ है। तो चलो ले चलता हूँ आपको y के पास। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को, जो ऊपर इक्वेशन थी उसी ही इक्वेशन को मैंने क्या किया, y की टर्म पहले लिखी और x की टर्म बाद में लिखी। फ़र्क पड़ता है क्या कुछ, 1 + 2 = 3 होता है, 2 + 1 भी तो 3 होता है, कोई फ़र्क पड़ा क्या इसमें। तो वैसे ही मैंने y की टर्म पहले लिखी, x की टर्म बाद में लिखी, करना वही है। दूसरी टर्म पे आ जाओ, मल्टीप्लाई करो 9, फिर मल्टीप्लाई करो 25, 9 - 25। अब यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या है y, तो मल्टीप्लाई y होगा, फिर यहाँ से 3 × 8 24, यहाँ से 9 × 5 45, तो आ गया y = 21/16 आ गया, है ना मस्त तरीका। थैंक यू। उसके बाद चलते हैं अपना, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो हम लोग यही पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद एक पार्ट छोटा सा बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे विद MCQs। ठीक है, तो ये देख लेते हैं जल्दी से, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नो सोल्यूशन के लिए स्लोप जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसको नहीं देखना है y इंटरसेप्ट को, वो देखना है सिर्फ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, स्लोप सेम होनी चाहिए। तो ये पहले ही उन्होंने स्ट्रेट लाइन में दे रखी है, y = mx + c। तो पहले की स्लोप कितनी है k, दूसरे की स्लोप कितनी है 3, तो k = 3 जब होगा तो इसका नो सोल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि यूनिक सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन कब होता है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होता है जब m1 = = m2 होता है। तो m1 क्या है k, ठीक है, और m2 क्या है 3, तो मतलब k ≠ 3 होगा तब यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल को हम ऐसे लिखते हैं, रियल नंबर्स में
के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रियल नंबर्स में, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट क्या 3 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए के की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ठीक है। इतना ही हम लोग आज रखते हैं। एक अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है जो कि है कि एक और तरीका है कि जिससे हम देख सकते हैं कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस डायरेक्टली इक्वेशन से, हमको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं इक्वेशन में कि कैसे होगा। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में इस तरह का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एडवांस लेवल में भी थोड़ा सा गया हूँ जितना आपको ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा एडवांस कुछ क्वेश्चन जो होंगे, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू पार्ट में मैं इससे भी ऊपर लेके आऊँगा। एक पार्ट छोटा सा बचता है 5-10 मिनट का, 5 मिनट का, जो यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाला। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग एमसीक्यू पार्ट ही पढ़ेंगे विद जो टॉपिक हमारा थोड़ा सा बचा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपको बेस्ट लेक्चर जो है मैथ के यहीं पे मिलेंगे, आप लोग किसी से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। एनसीईआरटी तो आपकी एक एक लाइन जो है ना आपकी पूरी एनसीईआरटी की कवर होगी, एक एक एक्सरसाइज कवर करूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।